नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। पिछले भाग में हमने सुना कि चंदर किसी ईसाई लड़की के यहाँ पांडुलिपि टाइप कराने के लिए जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात पम्मी और बर्टी से होती है और टाइप कराने के बाद वह वहाँ से निकल जाता है। अब आगे। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में कंकड़ की एक घुमावदार सड़क थी। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत की झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफ़ी बाहर देहात सा नज़ारा और इतना शांत वातावरण कि लगता था यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे से महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की, दोपहरियों के नीले फूलों की जंगली लतरें उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ आई है और करौंदे की झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास उसने एक बार एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के मशहूर रईस साबिर हुसैन कामजी की वे सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उनके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह कभी किसी बाहरी आदमी से मिलती जुलती नहीं थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बेटे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साहिब हुसैन के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास फूस, लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झोंका करती थी। इसलिए हमेशा जब मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छाह में जाकर ध्यान योग करने की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छाह में, हरी हरी दूब में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेटी रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, वह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उसके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ता पाला है, ये गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है, ये सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इसी दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती, उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमिष पलकों से उन फूलों को देखती रहती और आँखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डाली पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज़ का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज़ को पसंद करने या प्यार करने के बाद उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, ये गेसु खूब समझती थी।
लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना जानती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना जानती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफ़ी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव व गठन से खुद एक मासूम शायरी बनकर रह गई थी। वह पिछले 2 सालों से तो सचमुच इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुने गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के स्वभाव से और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थी, और इसलिए आज जब सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी तो उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर और फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज बना रखा था और वह सबकी प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से आ पड़ी हो। चलो देखें लतर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उबाल कर पढ़ा रही थी। बीच की कतार में एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बाट अभी भी कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में बता रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में किताब लिए, उसी पर निगाह लगाए बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू नुकसानदेह तरकारी होती है, रोग की हालत में वह शुष्क होता है, गर्म होता है, हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच में पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते थे कि नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, व्हाट टॉक ऑफ गांधी? आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन द क्लास। इस पर सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला पई और किताब को मेज पर पटकते हुए बोली, साइलेंस। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारी बहुत फ़ायदेमंद होती है। लौकी, पालक और हर किस्म का हरे साग तंदुरुस्ती के लिए फ़ायदेमंद होता है। सहसा प्रभा ने कोहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खाकर मोटे हो मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दे दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोगियों के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबुदाने में ताड़ की मिश्री मिलाकर दे सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बड़ा स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक गेसु के पास साग पहुंचा, फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई ये शरारत गेसु की होगी। मिस उमालकर ने पूछा, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे से खाएं? तो गेसु ने कहा, नमक के साथ। हो, नमक के साथ? मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है?
खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन्न। मिस उमालकर का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु फिर सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ, आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो बाहर जाओ। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने लगा है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठठाकर हंस दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई, और उसके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गई, और थोड़ी देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। सुबह के लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आँख मिचोली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूपाले बादल उड़ रहे थे। जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदानों पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छाह रहती थी, उतनी दूर तक घास का रंग गहराता ही जाता था, और जहाँ जहाँ बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी, वहाँ वहाँ घास सुनहरी धानी रंग की हो जाती। दूर कहीं पर पानी बरसा था, और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छा किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और वेणी में लगे हुए रेशमी फीतों को उंगली से उठाते हुए एक लंबी सांस भरकर बोली, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ, वह मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुफ्त जो एक दूसरे के साथ रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज़ में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सर रखकर बोली, कैफ बदरोश, बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं, और सुधा के गाल पर जोर से चुटकी काट दी। हाय रे, सुधा ने चीखकर कहा। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है, किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टाक लेना और उसके सहारे ज़िंदगी बसर करने का ख्याल तो बड़ा नाजुक है, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की ज़िंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास का तिनका निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में फंसना ना पड़े और इसी दिन दिन कटते जाए तो कितना मज़ा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों को देखते हुए सब कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी भी क्या है। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही ना करूँ, हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गेसु थोड़ी देर सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और फिर मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो तुम रानी, ये शबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठानी है तो दुनिया भर पे क्यों तोहमत लगाती है। हाँ मैं तो ठान ही चुकी हूँ,
मेरा क्या है, फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती है। गेसू ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा। गेसू की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी का क्या है, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसू ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चाचाजाद भाई है ना, तुझसे तो पहले से बोलचाल रही होगी उनकी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे, और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठक बैठक लगाते थे। गेसू कुछ छेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं देखी। तो तुम लोग एक दूसरे के कान पकड़ने के लिए अपने अपने सबक भूल जाते होंगे? नहीं जी, एक बार पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है? मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर, ये सब बात जाने दे सुधा, तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल छट गए थे और पाकड़ की छाह को चीरती हुई सुनहरी रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसू के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाए तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे। क्यों? गेसू ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल है। वाह, क्यों गेसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने नहीं देखे। मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल तक तो मैं गांव में ही रहती थी ना। उचनार के पास एक गांव है, वहाँ मेरी भूआ रहती है। बचपन से मैं उनके पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखर में बहुत से कमल थे। रोज़ शाम को मैं भाग जाती और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती, और घर से भूआ एक लंबा सोटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जब वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे भूआ, अभी डूबे। तो बहुत रबड़ी मलाई का लालच देकर वे मिन्नतें करती, निकल आओ। तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी नहीं देखा होगा हमारी भूआ को। ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर आई ही नहीं बहुत दिनों से। वे आएंगी तो तुझे ज़रूर दिखाऊंगी। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बड़े मज़े की है। उसे देखकर तो तुम उसे खूब प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसू ने सुधा के पैर से नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी तो कट ही गई। आओ बैठो, यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसू ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोही अंगड़ाई न लिया करो। इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। तत् बेहद झेपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो। एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ले रहा है ये अंगड़ाई?
आसमानों को नींद आती है। वाह वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक रियादत तीरगी है और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन का क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। एक रियादत तीरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और ख्वाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर से सुनो शेर। एक रियादत तीरगी है और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ, पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएं। ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे बढ़ी। पास आकर उचक्कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चल, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक चाहे जितनी कार घिसो। गेसु भी बैठ गई और कार चल दी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें चैनल।